तो आरआरबी के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो ओरिजिनल रूरल बैंक्स है आपके, वो बने थे 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 में। कौन सी कमेटी? आपकी नरसिम्हम कमेटी। ठीक है, कौन सी कमेटी? आपकी नरसिम्हम कमेटी में के रिकमेंडेशन पे बना। ये थे वहाँ पर, ये वॉज द डिप्टी गवर्नर, उस वक्त ये थे डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, और इसका जो एक्ट बना वो 1976 में बना। इसका जो रीजन था आपका आरआरबी बनने का, वो ये था कि कॉमर्शियल बैंक ना इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन दे रहे थे, पर ये लोन नहीं प्रोवाइड कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने प्लान किया कि एग्रीकल्चर के लिए एक अलग से तरीके के बैंक बनाए। तो इसलिए क्या बनाए, रूरल डेवलपमेंट और बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए आपके आरआरबीज बन गए। तो आरआरबी के बनने का रीजन आपको समझ में आया क्यों बने। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, आपके एक्टिविटीज और सेविंग्स हैबिट्स को एनहेंस करना रूरल एरिया में, और एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करना फार्मर्स को। बेसिकली देखो, जो आरआरबीज बने वो कॉमर्शियल बैंक्स की फेलियर की वजह से बने, कि कॉमर्शियल बैंक इंडस्ट्रियल सेक्टर को दे रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं दे रहे, रूरल सेक्टर को नहीं दे रहे, बैंकिंग पहुंच ही नहीं पा रही थी रूरल एरिया में। तो उनको वहां तक पहुंचाने के लिए आरआरबीज बनाए गए, ताकि रूरल में सेविंग हैबिट्स डेवलप हो और आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसको प्रॉपर फाइनेंसिंग की जा सके। तो ये था आपका इसका मेन ऑब्जेक्टिव। और इसके जो और डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, टू ग्रांट्स लोन एंड एडवांसेस टू दी एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे कि मैंने बताया आपका एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स क्या थे भाई आपके, जो जिसको बोलते हैं साहूकार, कि वो बहुत हाई रेट पर देते हैं। अभी भी आपके है ये, कि जैसे नहीं कहते 2 रुपए पे ब्याज ले लिया, 3 रुपए पर। इसकी जो रेट निकालेंगे तो ये 24% बनती है, ये 36 बनती है। इवन बहुत सारे लोग 4 पे भी लेते हैं तो 48%, 5 पे भी लेते हैं तो वो हो जाती है आपकी 60%। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए लिया 1 साल के लिए, तो 1,60,000 रुपए देना पड़ेगा अगर 5 से लिया है तो। वैसे आपने देखा होगा बैंक की रेट ये होती है 7, 8, 9 इसके रेंज में होती है। तो इसमें ज़्यादा फर्क देखो कितना है। सो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इसको एलिमिनेट करना, लेकिन ये हो नहीं पाया आज तक भी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज देना रूरल एरिया में आपको, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट और रूरल एरिया, मैंने कहा देखो 60% पे पैसा उठा रहे हो आप, 24% पे उठा रहे हो, उसको कम करना, 8% 7% पे लेके आना, ये थे। और आपके जो एमएसएमई सेक्टर थे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, उनको आपको लोन देना ताकि आप इंडस्ट्री डेवलप हो सके। ठीक है, इवन आपकी कंजप्शन नीड भी के लिए भी लोन दे रहा था, ताकि आपकी पुअर्टी की एलिवेशन हो सके। ठीक है, पुअर्टी आपकी मतलब ख़त्म की जा सके। तो ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, मतलब जो आपके आरआरबी जो ओपन कराए। अब आरआरबी के पास पैसे कहाँ से आते, क्या क्या रिसोर्सेज है, आपने पढ़ा था कि इसको जो पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है 50%, स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है 15% और स्पॉन्सर बैंक से 35%, टोटल 100% जो इसकी कैपिटल होती है। तो ये रिसोर्सेज है, शेयर कैपिटल खुद की, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, बोरोइंग फ्रॉम स्पॉन्सर बैंक से भी लोन ले सकता है, और रीफाइनेंस फ्रॉम दी नाबार्ड। ये 4 बेसिकली इसके मेन सोर्स है जहाँ से पैसा लेता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का और इस तरीके का आपने डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई आपने क्या पढ़ा, इसकी जो अथोराइज कैपिटल कब ये जब बना तब थी 1 करोड़, और आफ्टर 2013 इसकी अथोराइज कैपिटल होगी 5 करोड़। याद रहे कि केलकर जो कमेटी थी आपकी 1 अप्रैल 1987 के बाद कोई भी नई आरआरबी ओपन नहीं हुआ, क्योंकि केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने मान ली। एट प्रेजेंट आपके 43 आरआरबीज है आफ्टर कंसोलिडेशन। सिक्किम और गोवा 2 ऐसे स्टेट है इंडिया में जहां पर कोई भी आरआरबी ओपन नहीं है। ठीक है, अब आरआरबी कोई पूछे आपसे कि आरआरबी क्या म्यूचुअल फंड के काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पहले अलाउड नहीं था, लेकिन आफ्टर कंपनी एक्ट 2013 ये म्यूचुअल फंड में भी आप ये एग्री कर गए। ठीक है, उसके बाद आया आरआरबी को कंट्रोल कैसे करते हो आप। आरआरबी देखो नाबार्ड से डायरेक्टली, नाबार्ड गवर्न फ्रॉम मतलब आरबीआई से भी गवर्न होता है। नाबार्ड आरबीआई डायरेक्टली भी कंट्रोल कर सकता है, आरबीआई थ्रू नाबार्ड भी कर सकता है। नाबार्ड डायरेक्टली, आरबीआई के थ्रू भी, आरबीआई नाबार्ड के थ्रू इनडायरेक्ट भी और डायरेक्टली भी। तो कैसे हुआ आप इसको देखिए, समझना इस चीज़ को। आरबीआई डायरेक्टली भी कर सकता है, इनडायरेक्टली भी कर सकता है, थ्रू नाबार्ड और नाबार्ड डायरेक्टली। इस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, आरआरबी देखो मैंने क्या बताया, आरआरबी कैन डायरेक्ट कंट्रोल टू आरबीआई। ठीक है, आरबीआई जो होता है वो कंट्रोल कर सकता है आरबीआई को। ठीक है, और थ्रू नाबार्ड भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं।
अब इससे रिलेटेड कौन कौन सी कमेटीज है, बेसिकली मेन कुछ कमेटीज आपकी, एक आपकी नरसिम्हम कमेटी। ये क्या था, नरसिम्हम कमेटी आरआरबी की एस्टेब्लिशमेंट 1975 में। केलकर कमेटी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि न्यू बैंक ओपन नहीं करनी। एक आपकी भंडारी और बसु कमेटी, दोनों ने क्या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आरआरबी, मतलब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आरआरबी का मतलब पहले बहुत सारे बैंक्स थे उनको मिला के मर्ज कर दिया गया, रिकंस्ट्रक्शन किया गया। और बसु कमेटी अगले साल आ गई 95-96 में, इसका भी काम था रिकंस्ट्रक्शन का। और एक थी आपकी चलपति राव कमेटी की आपके आरआरबी किस तरीके से फंक्शनिंग करेगा। तो ये कुछ मेन कमेटीज है जो आपके आरआरबी से रिलेटेड है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, आरआरबी से, ठीक है, किस रिलेटेड आपकी आरआरबी से आपसे रिलेटेड, नरसिम्हम, केलकर, चलपति राव, भंडारी और बसु कमेटी। तो देख लो ये कमेटी आ जाती है कि कौन सी किसके काम आई थी। ये बनवाया था इसने, केलकर ने बंद करवा दिए, भंडारी बसु ने रिकंस्ट्रक्शन करा दिए, चलपति राव ने फंक्शनिंग कैसे की जाएगी। बस इतना बहुत है इस कमेटीज के बारे में। तो ये था आपका आरआरबीज के बारे में, ठीक है। हाँ जी, आया समझ में।